हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में। और जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे थे, और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने जो टॉपिक लास्ट क्लास में खत्म किया था वो टॉपिक था सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ हमने एक टॉपिक और कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सॉइल और इंडिया का क्लाइमेट, इन दोनों से ही लिंक होके एक तीसरा टॉपिक हमारा जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन सिंपली यहां पे हम जो भी हमारा फ्लोरा और फोना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेनली फ्लोरा के बारे में कि इंडिया में किस तरीके के ट्रीज, किस तरीके के फॉरेस्ट किस रीजन में पाए जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें डेजर्ट में देखने को मिल रहा है, तो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके लिए सुटेबल होंगे कि वो हाँ डेजर्ट में अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नेचुरल वेजिटेशन की, तो मेनली जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। अब मैं इसमें आपको ब्रीफली पहले एक्सप्लेन करता हूं कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, उसके बाद फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेनली जैसा कि अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर जगह की सॉइल के बारे में, तो हमको पता है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल सरप्लस कंट्री है। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है कि इंडिया में कई टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो एक सॉइल है जिसका नाम है एलुवियल सॉइल, जो अप्रोक्स 40% इंडिया के सरफेस को कवर अप करती है। एंड दिस सॉइल इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ और द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से हमारा कंट्री, हमारी इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, एक एग्रीकल्चरल सरप्लस कंट्री है, क्योंकि एलुवियल सॉइल में वो सारे फर्टिलाइजर्स नेचुरली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो जरूरत होती है किसी भी क्रॉप को पूरी तरीके से ग्रो होने में। तो सॉइल एक मेजर फैक्टर है कि किसी भी जगह पे कैसे क्या प्लांट्स वगैरह ग्रो होंगे। उसके अलावा सेकंड जो फैक्टर है वो है वहां का क्लाइमेट। ठीक है, एक वर्ड और आता है इसके साथ, वेदर। यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि क्या डिफरेंस है क्लाइमेट में और वेदर में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वेदर है ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज मॉर्निंग का वेदर कुछ और था, इवनिंग का वेदर कुछ और है, नाइट का वेदर कुछ और होगा, यानी कि विद इन आवर्स हमें वेदर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहीं मैं बात करता हूं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का पीरियड है। फॉर एग्जांपल समर क्लाइमेट, विंटर क्लाइमेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग फिनोमेना है और जो वेदर है ये एक शॉर्ट फिनोमेना है। अब अगर मैं बात करता हूं नेचुरल वेजिटेशन की, तो मेनली इसके लिए जो रोल प्ले करता है वो सॉइल रोल प्ले करती है और क्लाइमेट रोल प्ले करता है। किसी भी जगह का क्लाइमेट और वहां की सॉइल ये डिसाइड करेगी कि वहां पे जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टाइप ऑफ वेजिटेशन सुना होगा जिसका नाम है जेरोफाइटिक। जेरोफाइटिक वेजिटेशन। अब सर अगर मैं जेरोफाइटिक वेजिटेशन की बात करता हूं, तो जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल चाहिए, तो यहां ये हमें कहां देखने को मिलता है, एरिड सॉइल में, यानी कि वो सॉइल जिसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम है, एरिड सॉइल। दूसरा अगर मैं यहां के क्लाइमेट की बात करूंगा तो यहां पे क्लाइमेट होता है डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट।
मतलब एक तो सर एरिड सॉइल हो, दूसरा वहां पे डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट हो। तो अगर ये दो चीजें हमें जहां पे देखने को मिलती हैं, वहां हम ये कह सकते हैं कि हाँ वहां पे ज़ेरोफाइटिक टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा। सर इसका एग्जांपल क्या है? तो अगर मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं, कैक्टस डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है, वाटर अमाउंट इतना नहीं चाहिए, वहां पे जो क्लाइमेट है वो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कैक्टस के अलावा दूसरा एग्जांपल यहां पे आ सकता है बेर, तीसरा एग्जांपल यहां पे आएगा कीकर, बबूल। ये सब क्या है? ये सब ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन के एग्जांपल्स जो हमें मेनली यहां पे देखने को मिलते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, हम उन दोनों को विद एग्जांपल जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं उसको समझेंगे पहले तो, और ये समझेंगे कि कितने टाइप के वेजिटेशन हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पे मैं आपको प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है यहां से वो भी एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आज की क्लास में आपको पूरा नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि ये किस पे क्या कैसे डिपेंड करते हैं, बाकी का जो है वो आपको पेशेंसली पहले सुनना है, उसके बाद जो इसके नोट्स हैं पीडीएफ वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आपको अभी नोट्स वगैरह बनाने की कोई नीड नहीं है। बस यहाँ पे पेशेंसली जो है समझना है टॉपिक को कि टॉपिक क्या है और किस तरीके से वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया किसी भी जगह का क्लाइमेट, सॉइल और टोपोग्राफी ये मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी जगह के नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पे रेनफॉल और टेम्परेचर। अब ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि रेनफॉल और टेम्परेचर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वहां के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि अगर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो वहां पे रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल सर वहां पे कम होगा, लेस देन 70 सेंटीमीटर होगा या मैक्स टू मैक्स 70 सेंटीमीटर होगा। उसके अलावा टेम्परेचर कैसा होगा सर, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा। लो रेनफॉल विद हाई टेम्परेचर वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन हमें कैसा देखने को मिलेगा सर, नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ बेर, कीकर, बबूल एंड सो ऑन, कैक्टस। ठीक है, तो मेनली ये क्या है, ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के नेचुरल वेजिटेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे ये देखो एक फिगर से यहां पे समझाया हुआ है, जैसे ये कोई माउंटेन एरिया है, तो अगर हम माउंटेन एरिया में सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से वहां पे नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन का सिंपली मतलब है किस तरीके के पेड़ पौधे हमें वहां पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस एरिया है, यहां पे हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। रेन फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट एरिया जो मेनली जो है बहुत ज्यादा डेंस इन नेचर होता है, बहुत घने वहां पे वन होंगे। फॉर एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और वो एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक फिगर से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पे। उससे पहले कि ये टेबल देखो आप, जिसमें एक तरफ है एनुअल रेनफॉल और दूसरी तरफ है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक साल में किस जगह पे कितना रेनफॉल हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि वहां पे किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे भी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो वहां पे जिस टाइप का वेजिटेशन होगा उसको बोलेंगे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे, इनको हिंदी में कहते हैं सदाबहार, मतलब हमेशा ये ग्रीनरी यहां पे हमें देखने को मिलेगी। कैनोपी बहुत ज्यादा होगी, कैनोपी वगैरह क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उससे कम अगर 100 से 200 सेंटीमीटर कहीं पे रेनफॉल है तो वहां पे हमें मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि मॉनसून डिपेंडेंट। और यहां पे एक वर्ड है डेसिडियस। डेसिडियस वर्ड का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपनी लीव्स को शेड कर देते हो, यानी कि उनके पत्ते झड़ जाते हैं पर्टिकुलर टाइम आने पे। जैसे अभी जो टाइम आ रहा है मार्च अप्रैल में, यहां पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि सर ये अपने मॉइस्चर को रिटेन रखने के लिए जो अपनी लीव्स है उनको शेड अवे कर देते हैं, वो हमें यहां पे देखने को मिलेगा। और इसके पीछे रेनफॉल कैसा है, 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर उससे और कम रेनफॉल होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 50 टू 100, तो वहां पे ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का ऐसे करके ये फिगर बनाता हूं तो यहां पे कोस्ट पे मुझे जो फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो फॉरेस्ट कैसे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर मैं कोस्ट से थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो यहां देखने को मिलेंगे मुझको मॉइस्ट डेसिडियस। और अगर मैं बिल्कुल आया हूं यहाँ पे, ये एमपी का बुंदेलखंड वगैरह जो रीजन है, यूपी का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, यहां पे जो मुझे देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद तीसरा है 25 टू 50 सेंटीमीटर, यहां पे मुझे ड्राई थॉर्नी स्क्रब, यानी कि वो वेजिटेशन जहां पे हमें
कांटे वगैरह देखने को मिलते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, बेर है, बबूल है और कैक्टस है, ये आपके थॉर्नी के अंदर आते हैं। और बिलो 25 फिर वो तो पूरा डेजर्ट है ही, और डेजर्ट एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में या बहुत ही स्पार्सली स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये मेनली क्या किया है उन्होंने, रेनफॉल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बता दी है, क्योंकि रेनफॉल क्या है, एक मेजर फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके का वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी? उसके बाद आगे देखो, फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स और दे दिए गए। फिर नीचे बात हो रही है क्लासिफिकेशन की। तो यहां पे एग्जांपल दिया है कि एचजी चैंपियन ने सबसे पहले इनिशिएट किया था कि भाई किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में और एक्सटेंसिव वे में यहां पे इन्होंने दे रखा है। मैं ये क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्टली जो मेन सब हेडिंग्स हैं, जैसे मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्या है, ड्राई ट्रॉपिकल क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मेनली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से ही आते हैं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट सर्वे जो होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दे दिया है कि इंडिया में कहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कहां पे हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। यो तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, ये एक फिगर है, ठीक है, ये मैप सभी को विजिबल होगा। देखो, ये है इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये रेड कलर है, रेड कलर से इन्होंने बताया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को। थॉर्न का मतलब क्या है, इन फॉरेस्ट में हमें कांटे वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया का मैं सदर्न मैप बनाता हूं, ये एक लाइन है जो इंडिया के बिल्कुल मिड से पास होती है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एडजॉइनिंग एरियाज में जो भी मुझे फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहलाएगा। वही यहां पे दे दिया गया है, जैसे ये है, ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। फिर इसके बाद ये जो थोड़ा सा ये जो कलर है, ये है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। उसके बाद जो कोस्ट पे है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब मॉनसून आता है तो वो कोस्ट से ही एंट्री लेता है इंडिया के अंदर। तो ये रीजन, ये दोनों जो रीजन है, ये आपके हैवी रेनफॉल वाले रीजन है। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया सर, जहां पे रेनफॉल जो है वो 200 या फिर उससे ज्यादा है सेंटीमीटर से, तो वहां पे हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैप के थ्रू हमने ये बता दिया है कहां पे किस तरीके का जो है वेजिटेशन वो देखने को मिलता है। जैसे जो ये यहाँ पे माउंटेन्स है, पूरा हिमालयन रेंज है, ये आपका पूर्वांचल वाला रीजन है, तो यहाँ पे हमको माउंटेन वेट टेम्परेट रीजन वाले या फिर वो वाले क्लाइमेट और वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया फिगर से रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखो यहाँ पे जो ये लाइंस लिखी हुई है, इसको जरा समझ लो ध्यान से। मैक्सिमम ट्री डाइवर्सिटी हैज बीन फाउंड इन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी या जो हमको अलग अलग वेराइटीज देखने की मिलती हैं ट्रीज की, वो कहां पे देखने को मिलती हैं, वो देखने को मिलती है हमको वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया का मैप है, ये हो गया वेस्टर्न घाट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का रीजन। मॉनसून जब आता है तो यहां से ही एंट्री लेता है, तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा रेनफॉल कराएगा। उसके अलावा ये हिमालयाज हैं, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। खासी में ही एक लोकेशन है जिसका नाम है मौसिनराम और चेरापूंजी, जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है ऑफ द वर्ल्ड, केवल इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का भी। तो अब जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल है तो वहां पे हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने बता दिया कि सबसे ज्यादा जो ट्री डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम ट्री डाइवर्सिटी तो उन्होंने बता दिया कहां देखने को मिल रही है, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट। वेस्टर्न घाट में क्या कहा जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। सबसे कम ट्री डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलेगी, जहां पे रेनफॉल का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहां पे ट्री डाइवर्सिटी थोड़ी सी क्या है, कम है। कर्नाटका की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, किसकी, ट्रीज की। अरुणाचल प्रदेश में श्रब्स वगैरह और जम्मू कश्मीर में हर्ब्स वगैरह। ठीक है, स्पीसीज का मतलब यह है कि अलग अलग तरीके के ट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैंडलवुड वगैरह, चंदन वगैरह हो गए, तो ये क्या, ये एक स्पीसीज है ट्रीज की, वेजिटेशन की, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस उन्होंने बता दिया कर्नाटका में सबसे ज्यादा रिचनेस है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रिचनेस है स्पीसीज की। अगर हम बात करें कि जितने भी 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब स्टेट्स क्या करती हैं, एक एज लेके चलती हैं। अब इसके बाद इन्होंने बात कर दी है कि हम अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपको बताते हैं कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं। मेनली देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब पहले मैं इस वर्ड का ही मतलब समझता हूं। मॉइस्ट का मतलब है कि यहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा होगा।
ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल का मतलब है कि सर ये ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेंगे, मतलब इनका जो रीजन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से कैप्रिकॉन, इसके बीच में ही लाई करेंगे, ना तो इसके ऊपर होंगे क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेट जोन हो जाएगी, ना नीचे जो है कैंसर के नीचे होंगे, वहां पे भी टेम्परेट जोन हो जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर ऊपर, नदर्न हेमिस्फीयर। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब जो यहां पे मैंने स्लाइड में आपको दिया हुआ है इससे ही क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अभी मैं आपको पहले स्लाइड एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, ठीक है, तो सबसे पहले बात करो यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन की, कि सर यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। पहली स्लाइड में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि किसी भी जगह का जो नेचुरल वेजिटेशन है या तो वो सॉइल पे डिपेंड करेगा या वो क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, मेनली इसके ही ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। और तीसरी बात होगी एग्जांपल की, जैसे मैंने आपको ये बताया है ना, इस तरीके से ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया है, तो जो आपके नोट्स रहेंगे वो भी इसी तरीके से ही रहेंगे, इसके ही ओरिएंटेड रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां बात करते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो यहां पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 250 सेंटीमीटर को एक्सीड कर जाता है, यानी कि 250 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा ही बारिश यहां पे होगी। एनुअल टेम्परेचर लाई करता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर 25 से 27 रहेगा, जो रेनफॉल है वो 250 आपका एक्सीड कर जाएगा। और द ड्राई कंडीशन इज डिस्टिंक्टली शॉर्ट, ड्राई कंडीशन यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो ड्राई कंडीशन तो वैसे ही शॉर्ट होगी, अगर रेनफॉल कम होगा तो ड्राई कंडीशन क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। ये तो बेसिक हमें चीज पता होनी चाहिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एवरग्रीन ट्रीज, ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर। यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो भी ट्रीज देखने को मिलते हैं वो अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। अब मॉइस्चर है, पत्तियां मेनली ट्री छोड़ क्यों रहा है, पत्तियां इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि पत्तियों से ट्री का जो मॉइस्चर है वो क्या है, वेपर में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की रेट को रोका जा सके इसलिए जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। तो जो डेसिडियस वेजिटेशन है उसमें ये प्रॉपर्टी इसीलिए देखने को मिलती है कि भाई उनके पास मॉइस्चर कम है, तो जैसे अभी जो मार्च अप्रैल का टाइम आ रहा है तो इसमें वो अपने मॉइस्चर को रिटेन कर सके, इसलिए अपनी लीव्स को क्या कर देंगे, शेड अवे कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पे कही गई है कि हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो फॉरेस्ट है अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर यहां पे ये देखो वर्ड दिए गए, मैंने आपको पीछे वर्ड बताया था, ज़ेरोफाइटिक प्लांट, जैसे कैक्टी जो कि बहुत ही ज्यादा ड्राई सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइटिक वर्ड से रिलेटेड है, यानी कि जहां पे ऐसी सॉइल जो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो, यानी कि वहां पे पानी का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा हो, दलदली जमीन हो, वहां पे हमको हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे लॉफ्टी, मतलब ये जो ट्रीज हैं अक्सर इनकी जो हाइट है वो 45 to 60 मीटर होती है। उसके बाद थिक कैनोपी, अब ये वर्ड समझो, कैनोपी का मतलब यहाँ पे क्या है। थिक कैनोपी का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं थिक कैनोपी क्या होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीलिम्स में तो आता ही है। जैसे ये ट्री है, ये 3 ट्री मैंने बना दिए, 1 2 3, यही 3 मैं यहां बनाता हूं। ठीक है, अब इन 3 ट्रीज को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि भाई यहां पे ये वाला जो सेगमेंट है इसमें जो डेंसिटी है 1 2 और 3, यहां पे जो लीव्स की जो डेंसिटी है ना वो काफी ज्यादा है, और यहां पे जो लीव्स की डेंसिटी है इन तीनों में वो काफी कम है, यानी कि दे हैव लो लीव्स डेंसिटी और हाई लीव डेंसिटी। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, यानी कि इसमें ट्री की डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होगी। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो जैसे हेयर्स के बारे में अगर हम समझते हैं कि भाई घने बाल जिसके होते हैं, तो मैं कहता हूं कि उसके जो हेयर्स हैं उनकी कैनोपी काफी थिक है, वो जिसके बाल घने नहीं है मैं कहूंगा उसकी कैनोपी जो है थिन है। वही सेम ट्रीज पे एप्लीकेबल होता है, जिसमें जो ट्रीज की लीव्स का जो वॉल्यूम है अगर वो ज्यादा होगा तो दे हैव द थिक कैनोपी, और अगर वो कम होगा देन दे हैव द थिन कैनोपी और लो कैनोपी। तो कैनोपी कहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा। रेनफॉल कहां ज्यादा हो रहा है, जहां पे हमको जो है मानसून वहां पे अराइव हो, या फिर वहां पे वाटर का अमाउंट जो है वो 250 क्या करे, एक्सीड करे। ठीक है,
तो ये सब फैक्टर्स हो गए आपके यहाँ पे जो कैनोपी से रिलेटेड है। तो ये वर्ड समझना थोड़ा जरूरी था कि कैनोपी का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे है लेस अंडरग्रोथ। द सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू थिक कैनोपी। द अंडरग्रोथ इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ बम्बू, फंस, क्लाइंबर्स और ऑर्चिड्स। यहाँ पे जो अंडरग्रोथ है यानी कि सरफेस जो ग्रोथ है या फिर जो डीप डाउन ग्रोथ है वो कम होती है, रूट्स ज्यादा डीप नहीं जा पाती हैं। अंडरग्रोथ ट्रीज की बहुत कम हमें देखने को मिलती है। सर क्या रीजन है इसके पीछे कि अंडरग्रोथ ट्रीज की कम देखने को मिलती है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब कैनोपी ज्यादा है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, जैसे ये प्लांट है, कैनोपी इसकी ज्यादा है, तो कैनोपी जब ज्यादा है तो ऊपर से जो सनलाइट आएगी वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी। और जब सनलाइट सरफेस तक नहीं पहुंचेगी तो वहां पे फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस नहीं होंगे, और प्लांट की ग्रोथ में फोटोसिंथेसिस एक मेजर फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का लो जो अमाउंट है वो है वहां पे लो सनलाइट पहुंचने की वजह से। और अगर सनलाइट वहां पे लो पहुंचेगी तो वहां पे अंडरग्रोथ हमको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या क्या समझा? हम पढ़ रहे थे सर मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हमने पढ़ा कि सर वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, हमने पढ़ा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सर लॉफ्टी वेजिटेशन है, एवरग्रीन ट्रीज है, थिक कैनोपी है, लेस अंडरग्रोथ है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सर इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि ये कहां कहां पे फैले हुए हैं। तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि ये अगर इंडिया का सदर्न रीजन है तो ये है वेस्टर्न घाट, सह्याद्री वगैरह इसके लोकल नेम्स है। इसका भी जो वेस्टर्न साइड है वहां पे हमको ये देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मानसून यहां से जब एंट्री लेता है, साउथ वेस्ट मानसून, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होता है? यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा कम यहाँ, थोड़ा कम यहाँ। तो जैसे जैसे हम इंडिया में अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो क्या करता है? ड्रॉप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। उसके बाद कुछ रीजन्स यहाँ पे पूर्वांचल के हैं, तो पूर्वांचल हिल्स मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हिमालय है, तो हिमालय का जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। तो यहाँ पे जो हिल्स है वहां पे हमें इनका वेजिटेशन का देखने को मिलेगा। और दूसरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके बारे में एक फैक्ट पॉइंट ये है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स वो रीजन है जहां पे हमको हर टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। रेनफॉल भी देखने, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, मार्शी फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। हर तरीके का वेजिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आगे बात आ जाती है टिम्बर की। तो टिम्बर मतलब किस तरीके की लकड़ी वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है? तो मेनली हमें यहाँ पे हार्ड वुड देखने को मिलेगी। द टिम्बर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज फाइन ग्रेन्ड, हार्ड एंड ड्यूरेबल, बट इज हार्ड टू एक्सप्लॉइट। द इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर महोगेमी, मैसुआ, व्हाइट सिडार, जामुन, केन्स एंड बंबू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। जो भी हमने फैक्टर डिस्कस किए, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या करेक्टरिस्टिक्स, देखो मैं यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें सबसे पहला कि क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे क्या थी, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन थी वहां पे। ठीक है, दूसरा जो है क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, तीसरा जो है यहाँ पे वो हमने बात किया टिम्बर या फिर एग्जांपल्स उसके, कि उसके एग्जांपल क्या है। मेनली क्वेश्चंस इन्हीं सेगमेंट्स के अराउंड बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जरा इस पॉइंट को समझो यहां पे। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी हमने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा हुआ है एक छोटा सा उसके बारे में। तो जैसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो ये एग्जांपल्स हैं, महोगेनी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री है, मेसुआ, व्हाइट सिडार, जामुन, जामुन का पेड़ सभी ने सुना है, केन्स, बंबू, बांस। तो ये सब कहां ग्रो करते हैं? ये सब आपका इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन के अंदर ग्रो करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर जिसको हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में है, वेट एवरग्रीन यानी कि हमेशा यहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट जो है वो ज्यादा रहता है, और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन को हम लोग वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे आओ, एग्जांपल्स एक बार इसके देख लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद फिर बताओ कि आपने इस क्वेश्चन से क्या समझा और क्या आपको यहां से डिसाइफर कर पाया आपने। फिर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसका आंसर जो है वो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे ही डिराइव होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो जरा।
देखो आपने पढ़ लिया हो क्वेश्चन, एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, यानी कि यहाँ पे जो लीव्स है वो डिकम्पोज करती हैं बहुत फास्टर। यानी डिकम्पोज आप समझते हैं कि भाई लीफ का गिरना जमीन पे, उसके बाद सॉइल में मिक्सअप हो गया, उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना और फिर से सॉइल में चला जाना, इसको कहते हैं डिकम्पोज होना, सड़ना आसान भाषा में कहें तो। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। और यहाँ पे लीफ का डिकम्पोजिशन काफी ज्यादा फास्टर रेट से होता है, इसलिए यहाँ पे जो सॉइल है वो बेयर सॉइल देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप टू इनटू द कैनोपी वाइसेरियसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपिफाइट्स। देखो अब कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना तो हमेशा अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं। एक यहाँ पे कीवर्ड मुझे मिला लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर, ठीक है, एक कीवर्ड मुझे मिला लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर। दूसरा मुझे मिला सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर। तीसरा मुझे मिला कि भाई यहाँ पे एपिफाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब उसने कहा कि ये जो कीवर्ड है इनसे आप ये बताओ कि ये किस टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात हो रही है। लीफ बहुत ज्यादा डिकम्पोज करेंगी, सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर होगी और एपिफाइट्स वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, क्लाइंबर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैनोपी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। वैसेरियसली का मतलब ये होता है कैनोपी बहुत ही डेंस होगी। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अगर कभी आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है क्वेश्चन का दूसरे साइड पे, तो आप वहां से भी उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो एक बार। कोनीफेरस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब कोनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोन शेप में। अब ये कोनीफेरस फॉरेस्ट हमें कहां देखने को मिलते हैं, जहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है, जहां पे स्नोफॉल होता है, यानी कि हायर लैटिट्यूड्स में, ठीक है। अब हायर लैटिट्यूड्स में ये आपके फॉरेस्ट वगैरह हैं, रेनफॉल कम है, तो क्या इनकी थिक कैनोपी होगी, क्योंकि एक कीवर्ड यहाँ पे थिक कैनोपी भी है। तो थिक कैनोपी तो हमें यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है कोनीफेरस फॉरेस्ट में, ये काफी दूर दूर फैले हुए होते हैं, तो यानी कि कोनीफेरस फॉरेस्ट तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की। अब मुझे ड्राई मॉइस्ट नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने ये पढ़ा है अभी तक कि डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन पे आने पे अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड अवे कर देते हैं, पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो अगर पत्तियों को छोड़ दे रहे हैं तो वहां पे हमें क्या कैनोपी उनकी थिक देखने को मिलेगी, क्या वहां पे क्लाइंबर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, क्या वहां पे डिकम्पोजिशन वगैरह होगा। डिकम्पोजिशन कहां होगा, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, और अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस की बात है। और ये तो डेसिडुअस के अंदर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो टेम्परेचर कम होने ज्यादा होने की वजह से अगर रेनफॉल का वहां पे फैक्टर किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हो रहा है तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो अपनी वो लीव्स को क्या कर देंगे, शेड अवे कर देंगे, जिससे उनका मॉइस्चर बना रहे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डेसिडुअस भी नहीं होगा। अब मैंग्रोव और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंग्रोव मतलब क्या होता है, वो ऐसे फॉरेस्ट जो हमको दलदली एरिया में देखने को मिलते हैं। अब देखो जो दलदली एरिया है वहां पे वाटर का अमाउंट तो ज्यादा है, लेकिन वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती इतनी, ठीक है। तो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है पर्टिकुलर प्लांट या ट्री की वो भी हैम्पर कर जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मैंग्रोव भी नहीं होगा। मैंने आपको यह बता दिया कि ये तीन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो फोर्थ है जो कि इसका आंसर है वो तो मैं इतनी देर से आपको एक्सप्लेन कर ही रहा था। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज डी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो भी ये पीछे कंटेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे क्या क्या डिसाइफर करना है, क्या समझना है, किस तरीके से समझना है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लो, कीवर्ड देख लो और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चन देखो किससे आया, जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी ना, तो करेक्टरिस्टिक्स ही उसने दे दी। वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे देखो कि भाई फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन से किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन की करेक्टरिस्टिक डिसाइड होती है कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, और वहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा है वो देखो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2015 का क्वेश्चन है। उसने कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर।
ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें से किस स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं? ये मेनली सिंपली यहां से क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। अब इसीलिए देखो मैपिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यहां पे इंडिया का एक रफ मैप बनाऊं, अगर ये इंडिया का एक रफ फिगर मैंने बनाया है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, तो अगर मैं लोकेशन को प्लॉट करूं, जो लोकेशन यहां पे दी गई है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहां है? अरुणाचल प्रदेश गया ये। दूसरा उसने कहा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहां है? हिमाचल प्रदेश गया ये। उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड थोड़ा सा ऊपर, यहां पे हिमाचल प्रदेश, ये लोकेशन है मेनली। और तीसरा उसने कहा है मिजोरम, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये गया मिजोरम। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होंगे, उससे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है ना। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट क्या है? मिजोरम है। तो यानी कि मुझे ये पता चल गया कि मिजोरम जो है वो तो आंसर में जरूर ही जरूर आएगा, ठीक है। तो उससे मैंने क्या कर दिया? ए को एलिमिनेट कर दिया, मतलब ए जो है वो हट गया। ए तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मिजोरम जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है तो मिजोरम में जो भी मुझे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। अब उसके बाद बात आ जाती है अरुणाचल प्रदेश पे और हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल मतलब हिम मतलब बर्फ, तो मेनली यहां पे हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है, और जहां पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा वहां हमें कैसे ट्रीज देखने को मिलेंगे? अभी पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कोनीफेरस ट्रीज। कोनीफेरस ट्रीज की ग्रोथ वगैरह क्या होती है? कम होती है। तो इससे मैंने ये डिसाइफर किया कि जिस तरीके से मुझे ये पता चल गया कि मिजोरम तो जरूर आंसर है, वैसे ही ये पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां से आएंगे। एक तो हिमाचल प्रदेश क्या है? हायर एल्टीट्यूड पे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम है। जब अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम है तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां कहां से आ जाएंगे? इसलिए इसमें हिमाचल प्रदेश तो नहीं होगा। तो जब हिमाचल प्रदेश नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी कट हो गया और ऑप्शन डी भी कट हो गया। आंसर हो गया मेरा 1 और 3 ओनली, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इज द आंसर। देखो कोई भी एमसीक्यू जो होता है उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत मैंने उसका आंसर डिसाइफर कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सब हटा दूं, मैं केवल ये लाइन पढ़ता, इन विच ऑफ द एबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर, ये सुनते ही मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टेट्स के नाम आ जाते कि इन स्टेट्स में हमें ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। एक तो तरीका ये है। ये क्या तरीका है? ये वो तरीका है, या फिर इस स्टेज पे हम तब पहुंचते हैं जब हमारे बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुके हों। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सर जो गिवन ऑप्शन है उसमें से मुझे ये नहीं पता कि हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूं कि क्या आंसर नहीं होगा। इसको ही कहीं ना कहीं हम लोग एप्टीट्यूड का नाम दे देते हैं। तो जो मैंने यहां पे आपको जिस अप्रोच से एक्सप्लेन किया वो ये था कि हाँ अगर मैं श्योर नहीं हूं कि क्या रीजंस हो सकते हैं तो मैं सर ये बता सकता हूं क्या रीजन नहीं हो सकते। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिजोरम कंफर्म कर लिया कि सर वहां से तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ही हो रही है। 8 स्टेट्स हैं इंडिया के, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? पास होती है। मिजोरम तो कंफर्म है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है तो वहां पे हमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो जब मिजोरम कंफर्म है तो मिजोरम का नंबर 3 था, ठीक है, और 3 तीनों में है, इसमें 3 है ही नहीं, तो ये मैंने ऑप्शन क्या कर दिया? कट कर दिया। फिर हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा, ये भी मैं श्योर हो गया। तो जब हिमाचल प्रदेश नहीं होगा तो जिस इसमें 2 आ रहा है वो कट कर दो, तो इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। आंसर क्या बचा? 1 और 3 ओनली। ये अप्रोच होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में सारे के सारे क्वेश्चन नॉलेज के बेसिस पे नहीं हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड को भी लेके साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप मैक्स टू मैक्स 40 क्वेश्चन विद योर प्योर नॉलेज कर सकते हो। 40 भी नंबर मैंने जो है ज्यादा बोल दिया है। अब जो पैटर्न जैसा देखने को मिलता है क्वेश्चंस नॉलेज के बेसिस पे आप सही कर पाए वो नंबर बहुत कम है। 40 के बाद 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे जो काफी टफ होंगे,
जो ये डिसाइड नहीं करते कि रैंक क्या होगी या फिर आपका सिलेक्शन क्या होगा। मॉडरेट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन ये आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं कि आप कट ऑफ क्रॉस करेंगे या नहीं। तो नॉलेज के बाद जो 25-30 क्वेश्चन का सेगमेंट बचता है उनको आप इसी बेसिस से सॉल्व कर पाएंगे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन या फिर एप्टीट्यूड। अगर आप ये अप्रोच नहीं समझेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए कट ऑफ को क्लियर करना। फिर वही होगा कि कभी कुछ मार्क्स से रुक गया, कभी कुछ मार्क्स से रुक गया। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ हमें आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं और फिर उससे जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी कि देखो वर्ड जो है ना, मेन जो हेडिंग है उसमें ही आंसर छुपा हुआ है। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक के पास, एवरग्रीन की जगह है यहां पे सेमी एवरग्रीन, यानी कि एवरग्रीन से थोड़ा कम यहां पे ग्रोथ, थोड़ा कम रेनफॉल ये देखने को मिलेगा। सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हार्ड, सेमी सॉलिड क्या हो जाता है जैसे टूथपेस्ट होता है, इट इज सेमी सॉलिड इन नेचर, वैसे यहां पे है सेमी एवरग्रीन। फिर बाद में बात हो रही है फॉरेस्ट की। ठीक है, दे आर ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया मैप, अगर यहां पे लाई कर रहा है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और यहां पे लाई कर रहा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। आ रही बात समझ में? मतलब ये ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रांजिशन है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। दे आर कंपेरेटिवली ड्रायर एरियाज कंपेयर टू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन की बात कर रहा हूं तो इससे तो ड्रायर ही होंगे, क्योंकि यहां पे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो रेनफॉल का अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, और इससे थोड़ा सा वेट होंगे। वही बात यहां पे कही गई है। अगर आप एक बार बेसिक समझ जाते हैं क्लाइमेट का, सॉइल का, तो नेचुरल वेजिटेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, किस तरीके की सॉइल है, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप गैस भी कर ले जाएंगे कि यहां पे किस तरीके का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और मेनली वैसे ही क्वेश्चन यहां से आते हैं। अभी मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा यहां पे। पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस कुछ अलग नहीं है। अगर जिसका मेंस अच्छे से तैयार है तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली तैयार हो गया, बस उसको अलग चीज क्या करनी है कि जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको मेमोराइज करना है। क्योंकि मेंस का आंसर वो अच्छा माना जाता है जहां पे थ्योरी के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ आपने उसमें एग्जांपल्स भी दिए हों, और एग्जांपल्स कुछ और नहीं, जो भी फैक्ट्स हैं वो ही एग्जांपल्स बन जाते हैं। तो इसलिए दोनों का एक बैलेंस हमको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पे समझो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या कह रहा है, 200 से 250 सेंटीमीटर। अभी पीछे जो हमने पढ़ा था वेट एवरग्रीन वाला, उसमें क्या था 250 से ज्यादा रेनफॉल था, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा। यहां पे 250 से कम रेनफॉल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द ड्राई सीजन इज नॉट शॉर्ट लाइक इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पे ड्राई सीजन शॉर्ट नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखा। आगे अब देखो वही वाली बात, पहले क्लाइमेट समझा हमने, क्लाइमेट में देख लिया कितने क्या रेनफॉल होता है, क्या यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ना जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ओशन। इन द वेस्टर्न साइड द अरेबियन ओशन एंड द ईस्टर्न साइड इज बे ऑफ बंगाल। बट अगर मैं बात करता हूं हिंटरलैंड्स की या फिर वो एरियाज जो लैंडलॉक्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, टेम्परेचर समर में बहुत मैक्सिमम चला जाता है और विंटर में काफी मिनिमम टेम्परेचर चला जाता है। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कॉन्टिनेंट के या फिर इंडिया की बात करें तो उसके इंटीरियर पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता है इन रेस्पेक्ट टू द इसका जो मार्जिन एरिया है दैट इज कोस्टल रीजन है वहां पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की। अब सर जो ये आपने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बताया है, इसको सेमी एवरग्रीन के बारे में आप बता रहे हैं, ये कहां कहां फैले हुए हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट पे फैले हुए हैं। अब सर अभी तो आपने बताया था वेस्टर्न कोस्ट पे वेट एवरग्रीन है, तो देखो ये होता है वेस्टर्न कोस्ट, उसके बाद ये है वेस्टर्न घाट। तो अब देखो कुछ भी चीज अगर हम ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो 2 टर्म होते हैं, एक होता है आइडियलिस्टिक और एक होता है रियलिस्टिक। चीजें आइडियलिस्टिक नहीं होती, रियलिस्टिक होती हैं। आइडियलिस्टिक क्या है कि मैंने कह दिया कि वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे हमको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेस्टर्न घाट पे केवल केवल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहां पे वेट के साथ साथ और भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो अमाउंट है वो यहां पे ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द अदर फॉरेस्ट, लेकिन केवल वही मिलेंगे ये कहना थोड़ा सा गलत है। अगर मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करूं, आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 3 घंटे जीएस में हिस्ट्री को पढ़ना है, उसके बाद फिर मुझे सी सेट के लिए ये करना है, फिर मुझे आंसर राइटिंग करनी है, फिर मुझे क्वेश्चंस करने हैं। तो टाइम टेबल जो है ना वो हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए। आइडियलिस्टिक क्या है कि भाई आइडियलिस्टिक में आपने ये कर दिया कि 7 to 7:15 मुझे ब्रेकफास्ट करना ही करना है, ये टाइम टेबल सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल या रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या है कि हाँ मेरी कोशिश ये रहेगी कि 6 to 7 के बीच में मैं उठ के अपने बेसिक जो भी डेली एक्टिविटीज हैं मॉर्निंग की उनको करके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूं। उसके बाद फिर 7 to 9 मेरा एक स्लॉट हो जाएगा, 9 to 12 एक स्लॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक ले लूंगा। ये हो गया रियलिस्टिक टाइम टेबल। तो वैसे ही यहाँ पे चीजें जो है वो रियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक नहीं है। तो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है किसी भी कंसेप्ट को लेकर कि सर ने बता दिया तो ऐसा ही होगा। चीजों को एक ब्रॉड डायमेंशन को लेते हुए समझना है हमको। क्लियर है सभी को? अब आगे इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये लेस डेंस होते हैं, मोर ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब लिविंग इन फ्लॉक्स और कॉलोनीज, मोर प्योर स्टैंड, यानी कि कॉलोनीज वगैरह में देखने को मिलते हैं, मतलब ग्रुप्स में। जैसे ये देखो, ये देखो, ये अगल बगल में पास पास में ही है, तो एक ये कॉलोनीज इनकी हो जाएगी। दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी स्पीसीज। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, कई सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ट्रीज यूजुअली हैव बट्रेस्ड ट्रंक्स विद अबंडेंट एपिफाइट्स। एपिफाइट्स वो ट्रीज होते हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर कोई ट्री है तो इस पे इस तरीके से जो ग्रो होते हैं वो एपिफाइट्स होते हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो उसके बाद ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जांपल देके आपसे पूछ लेगा कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉरेल, रोजवुड, मैसोहा, थॉनी बैम्बो, ये एग्जांपल हैं किसके? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के, जो हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा व्हाइट सिडार, इंडियन चेस्टनट, चैंपा, मैंगो, ये आपका हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये कुछ यहां पे क्या हो जाते हैं, इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? टिम्बर की। तो अगर मैं टिम्बर की बात करता हूं तो टिम्बर में फॉर एग्जांपल यहां पे हमको सिमिलर टू दैट इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्सेप्ट दैट दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस विद मोर प्योर स्ट्रैंड। ठीक है, तो टिम्बर वगैरह यहाँ पे काफी अच्छे से जो हमें टिम्बर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। आपको पता है टिम्बर इंडस्ट्री में मेनली जो काम है वो वुड वगैरह को कट करके उससे जो भी फर्नीचर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमें टिम्बर इंडस्ट्री के देखने को मिलता है, और वो यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। क्यों वेल डेवलप्ड है? देखो, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा तो वहां पे जो ट्री की ग्रोथ है ना वो बहुत ही लग्जूरियस होगी, और उनका ट्रंक जो है वो काफी ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे उनको एक्सप्लॉइट करना ह्यूमनली बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। क्यों? उनकी जो ट्रंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हार्ड वुड है। तो हार्ड वुड को एक्सप्लॉइट करने के लिए या वहां पे डिफॉरेस्टेशन करने के लिए ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लगते हैं। अब ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लगेंगे तो वहां पे टिम्बर इंडस्ट्री इतना से अच्छे से क्या है? डेवलप नहीं कर पाएगी। इसी की तुलना में अगर मैं बात करता हूं ये जो सेमी एवरग्रीन है इनके ट्रीज उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजीली क्या हो जाते हैं? एक्सप्लॉइट करने के लिए लोगों को मदद करते हैं। तो इसलिए यहां पे ये इंडस्ट्री हमको ज्यादा डेवलप देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं टेम्परेट रीजन की, जहां पे कोनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो कोनिफेरस फॉरेस्ट जिस रीजन में होते हैं वो सॉफ्ट वुड का वुड उनकी की जो है उसकी स्पेशलिटी होती है। तो सॉफ्ट वुड क्या होता है? इजीली क्या हो जाती है? एक्सप्लॉइट हो जाती है, फिर उसको हम कट कर सकते हैं। तो इसलिए टिम्बर इंडस्ट्री जो है वो जहां पे कोनिफेरस फॉरेस्ट है वहां पे काफी अच्छे से डेवलप होती हुई देखने को मिलती। ठीक है, तो यहां पे हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह सारी देख ली। ठीक है, अब एक बार इसका जरा वो देखो, एक क्वेश्चन देखो एक बार, मैं एक ये टाइप और एक्सप्लेन कर देता हूं जो इसी के साथ है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो आपको मैंने 2 सब हेडिंग्स एक्सप्लेन की, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन इंडिया मुझे पढ़ना कैसे है। अगर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हेडिंग है तो इसमें से मुझे याद क्या रखना है? सर मुझे इसमें से याद रखने हैं इसके एग्जांपल्स, सर मुझे इसमें से याद रखना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे इसमें याद रखनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली प्रीलिम्स में क्वेश्चन 3 तरीके से ही आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैपिंग से पूछ लेगा, जैसे अभी उसने पूछा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और मिजोरम के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि लीफ डिकम्पोज हो जाती है, कैनोपी वेसरियसली वगैरह वहां पे देखने को मिलती है।
ठीक है। और तीसरा जो है वो आगे मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा कि मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बस इन 3 हेडिंग को अगर हम दिमाग में रखते हैं और जो पीछे हमने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री में, क्लाइमेट को पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ा। अब देखो कोई भी चीजें, देखो कोई भी टॉपिक यहां पे अलग अलग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिवर्स की बात करूं, हमने इंडियन रिवर्स में हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने पढ़ा रिवर्स के बारे में, ठीक है। रिवर्स में मेनली हमने 2 तरीके की रिवर पढ़ी, एक हमने पढ़ी हिमालयन रिवर्स और दूसरा हमने पढ़ा पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं लिंक करूंगा इसको, ठीक है। अब अगर हिमालयन रिवर्स की मैं बात करूं तो हिमालयन रिवर्स में क्या क्या आते हैं सर, यहां पे हम पढ़ते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहां पे हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, और यहां पे हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेनली ये जो रिवर्स हैं ये अपने साथ जिस टाइप ऑफ सॉइल को लेके आती हैं उस सॉइल को बोलते हैं हम लोग क्या, एलुवियल सॉइल। यानी कि इस रिवर के जो सेडिमेंट है वो जिस टाइप ऑफ सॉइल को एक्युमुलेट करते हैं प्लेन्स में आके, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। बाबर, भांगर, ये प्लेन्स आपने सुने होंगे। तो एलुवियल सॉइल क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने रिवर अच्छे से समझ लिया, आपने सॉइल अच्छे से समझ लिया और आपने क्लाइमेट अच्छे से समझ लिया, तो रिवर, सॉइल, अगर क्लाइमेट आपके क्लियर है तो नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक इज अ केक वॉक फॉर यू, बहुत ही इजी हो जाएगा। और नेचुरल वेजिटेशन में भी क्या क्या याद रखने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है और एग्जांपल्स याद रखने हैं। क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए जिससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ, जब मैं रिवीजन करूंगा या करूंगी तो मुझे किन किन पॉइंट्स पे अपने फोकस को बनाए रखना है, ठीक है। दोबारा से देखो एक बार आके, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिक रीजन में है, मॉइस्ट है, डेसिडियस वर्ड का बस मतलब याद रखना है कि सर ये वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जहां पे प्लांट्स एक पर्टिकुलर सीजन पे आने पर अपनी लीव्स को शेड अवे कर देते हैं। क्लियर है? तो वो बात होगी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की। अब सबसे पहले वही तरीका जो हम पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी सर, एनुअल रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैं कोस्ट से इंडिया के इंटीरियर में जा रहा हूं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट में हमने पढ़ा था। और जब अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर रीजन में किस टाइप ऑफ वेजिटेशन को हमें देखने को मिलता है उसको, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर हो गया, टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और स्प्रिंग एंड समर आर ड्राई। यहां पे जो स्प्रिंग सीजन है और जो समर सीजन है, स्प्रिंग सीजन क्या होता है, विंटर और समर के बीच का जो मेनली टाइम पीरियड है उसको स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। और ड्राई समर सीजन जो यहाँ पे ड्राई देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है इसकी, क्वेश्चन यहीं से तो बनेगा। देखो ये कहा जाता है कि भाई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उस एग्जाम को समझना होता है। तो उस एग्जाम को समझने का सिंपली मतलब यही है कि आपको यह समझ में आ जाए कि पढ़ना कैसे है। मैक्सिमम लोग किस पे बात कर रहे हैं कि पढ़ना क्या है, कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को आज तक ये नहीं पता कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ज्योग्राफी का एग्जाम्पल, या फिर ज्योग्राफी तो मैं करा ही रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको चीजें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी कि इसका मतलब क्या है। मैं बात करता हूं हिस्ट्री की, मैंने कहा आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्लास 6 की एनसीईआरटी है, 7th की एनसीईआरटी है, 8th की एनसीईआरटी है। ऐसी क्लास 12th में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। इस तरीके से यह हमें देखने को मिलता है। अब हिस्ट्री में 6th, 7th, 8th की जो एनसीईआरटी है, तो 6 में बात की गई है एंशिएंट इंडिया की, 7th में बात की गई है मिडिवल की और 8th में बात की गई है मॉडर्न की। क्लास 8th में मॉडर्न इंडिया है, 7th में मिडिवल है, 6th में एंशिएंट है। वहीं 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें पार्ट 1 एंशिएंट, पार्ट 2 मिडिवल और पार्ट 3 मॉडर्न। अब जब बच्चे को यह पता है
कि हाँ मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, वो 6th 7th 8th पढ़ रहा है, उसके बाद 12th को पढ़ रहा है। अब यहां पे करना क्या है कि अगर एक बार आपने 6th 7th 8th पढ़ ली, उसके बाद आप सीधा 12th क्लास की एनसीईआरटी को उठाओ, क्योंकि इसमें 12th में जो एंशिएंट में जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो ऑलरेडी आप 6 में उसका कुछ परसेंट पढ़ चुके हो। अब यहां पे आपको डुप्लीकेशन नहीं करना है। तो बस यही चीज है जो आपको क्वेश्चंस को देख के प्रीलिम्स और मेंस के समझ में आती है। जिसको ये पहले समझ में आ जाती है उसके लिए मेहनत थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में, हार्ड वर्क में। अगर मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल लूं तो क्लास 6 7th 8th की जो एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी में, 9th या 10th की एनसीईआरटीज है, इसमें ये सारे जो भी फिनोमेनाज हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, इन सभी को एक्सप्लेन किया गया है, रॉक्स वगैरह को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि अर्थक्वेक क्लास 8th की एनसीईआरटी में भी है, और अर्थक्वेक क्लास 11th और 12th में जो हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं उसमें भी है। तो अगर आपने 8th में एक बार पढ़ लिया है, आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि होता क्या है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैब होती है। ज्योग्राफी की वोकैब है, कुछ वर्ड है जैसे टोपोग्राफी वर्ड है, ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है, फोकस, एपिसेंटर, ये अर्थक्वेक टॉपिक के वर्ड्स हैं। तो अगर आपको इनका मतलब नहीं पता था, आपका साइंस बैकग्राउंड था या कोई और बैकग्राउंड था, कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मैं मानता हूं यहां जब आप स्टार्टिंग में एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं थोड़ी सी आपको कमांड बनाने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपको बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप सीधे क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाइए, क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाइए, जहां पे जो अर्थक्वेक टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है तो उसमें वो सारी चीजें एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी गई हैं जो आपने 6th या 7th में पढ़ी थी। तो डुप्लीकेशन नहीं करना है बार बार कि आप 8th को भी बार बार पढ़े जा रहे हैं, 12th को भी बार बार पढ़े जा रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट वर्क का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, और अगर आप इसी चीज को फॉलो करेंगे तो आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, द ट्री, विशेषताएं देखो इसकी। जैसे पहला पॉइंट है, द ट्री ड्रॉप्स देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल, द जनरल अपीयरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर। वही बात हो रहा है कि ट्रीज को क्या कर देता है, ये शेड अवे कर देता है। वही मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्यों शेड अवे कर देता है, मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। Tropical moist deciduous forests represent irregular top story, heavily buttressed trees, and fairly complete undergrowth. These forests occupy a much larger area than the evergreen forest, but large tracts under these forests have been cleared for cultivation. देखो, these forests occupy much a larger area than the evergreen forest. अब देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये मुझे कैसे पता कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया। तो उसमें एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कंपैरिजन करके कि किसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में ज्यादा है, एवरग्रीन का या डेसिडियस का। यहां पे कह रहा है कि दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ मच लार्ज एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पे हो सकता है क्वेश्चन में कर दे दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई लेसर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप्स हैं यूपीएससी के, जो वो क्वेश्चंस में क्या करता है, इंसर्ट कर देता है आपको गलत कराने के लिए। और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर देंगे, उसको सही मार्क कर देंगे। तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उनका जो एरिया है वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है, लार्जर एरिया देखने को मिलता है। अब जब मैं नोट्स बना रहा हूं या मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं तो मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करूंगा, और यहां पे शायद लिख भी दूंगा कि पीवाईक्यू या स्टार मार्क बना दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर में। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज करना है जो बात कही जाती है हमसे। ठीक है, आगे देखो डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वही कि भाई ये कहां कहां फैले हुए हैं, तो देखो वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, उसके बाद शिवालिक रेंज में है, हमें ये देखने को मिलेंगे इस आपके उस पे लैटिट्यूड पे। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के बारे में अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि अंडमान निकोबार में हमको हर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो एवरग्रीन हो, चाहे वो डेसिडियस हो, चाहे वो कोई और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हो, ये सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लास्ट में आ जाती है एग्जांपल्स की बात। तो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टीक है, टीक के बाद साल, लॉरेल, रोजवुड, आंवला, जामुन, बंबू, ठीक है, ये सब हमें यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने, इनको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो ट्रीज में जहां पे उनके आसपास जो क्लाइमेट है वहां पे रेनफॉल का अमाउंट अगर कम होगा तो उनका एक्सप्लोइटेशन काफी इजीली हो पाएगा इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ रीजंस जहां पे रेनफॉल वगैरह थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे क्योंकि रेनफॉल जहां पे ज्यादा होगा वहां पे हमें हार्डवुड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब जो भी अभी हमने पीछे डिस्कस किया उससे फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको आंसर करना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, इजी क्वेश्चन है काफी, और मुझे लग रहा है कि हाँ सब लोग जवाब यहाँ पे दे पाएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार देखो आप लोग। In India, in which one of the following type of forest is teak a dominant tree species? ठीक है, एक बार इसको देखो।
फिर हम लोग अभी इस पे बात करते हैं। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चंस कहां से आएंगे, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, या एग्जांपल्स पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन की हमने पीछे बात कर ली। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जांपल से पूछा गया है। क्या पूछा गया है एग्जांपल से, एक बार देखो यहां पे। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द टीक आर डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। क्या कह दिया उसने, टीक डोमिनेंट। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा, सर यहां पे आपने बंबू बताया है, ये तो पीछे भी हमने पढ़ा है वेट एवरग्रीन में, आपने डेसिडियस में भी पढ़ा दिया, तो यहां पे बात जो हम कर रहे हैं बॉम्बू की, तो ये बॉम्बू कहां पे डोमिनेंट है, वो मेनली इसका रीजन माना जाए, ठीक है। जैसे मेनली कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट होती है, ठीक है, और ब्लैक सॉइल डोमिनेंट कहां पे है, जो गुजरात और जो महाराष्ट्र का रीजन है वहां पे। यही रीजन है कि गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी अच्छे से फ्लरिश्ड होती हुई देखने को मिलती है। अब मैं यहां पे ये नहीं कह सकता कि कॉटन का कल्टीवेशन केवल और केवल गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में हो रहा है। कॉटन जो है नदर्न प्लेन्स में भी ग्रो हो रही है, कॉटन नॉर्थ ईस्ट में भी ग्रो हो रही है, लेकिन डोमिनेंट कहां पे है, वो है महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में। वही सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट स्पीसीज। तो डोमिनेंट टीक कहां पे है, तो देखो सबसे पहले तो अभी हमने टीक जस्ट डिस्कस किया है, लेकिन मैं मान लेता हूं मुझे ये याद नहीं आ रहा कि टीक कहां पे सर ने बताया था। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा वो समझो। एक बार ऑप्शंस देखो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न और टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल 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 तीन में, एक में टेम्परेट है, और मुझे यह पता है टीक जो है वो है तो ट्रॉपिक्स में ही कहीं, लेकिन टेम्परेट में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इससे मैंने ये ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब आ जाओ इन तीन पे। ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब, थॉर्न मतलब कहां पे, एरिड रीजन में, कांटे वगैरह जहां पे उन स्पीसीज में देखने को मिलते हैं, और वो डेजर्ट एरिया में, टीक डेजर्ट एरिया में तो कहीं भी नहीं पड़ा, तो ये भी कट गया। अब बात आ गई इन दोनों की। अब यहां पे या तो आपको रेन फॉरेस्ट के एग्जांपल बताऊं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर ने क्या क्या बताया था, महोगनी, बोनी, महुआ, ये सब, या आपको डेसिडियस के एग्जांपल याद हो। तो अगर आपको रेन फॉरेस्ट का पता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो हमें जनरली देखने को मिल जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टीक रेन फॉरेस्ट में तो नहीं है। और अगर रेन फॉरेस्ट में नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, वो हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये आपका एरिया है जहां से क्वेश्चंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब यहां पे याद रखना है, जिससे आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है आप उसको बना ले जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और उस मेंस के क्वेश्चन से मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि हां इस टॉपिक से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये 2023 में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी 2023 में मेंस में। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, फिर आगे मैं इस क्वेश्चन को आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। उसी के साथ आज का जो भी हमारा डिस्कशन है वो कंप्लीट होगा। बाकी का जो इसमें कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं थोड़े बहुत, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स responsible for diversity of natural vegetation in India. Assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest region of India. अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा या जो कुछ भी सुना, उससे आप केवल मुझे कीवर्ड्स बता दो या हेडिंग्स बता दो जो आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में यूज करेंगे। 2 मिनट में दे रहा हूं, ब्रेनस्टॉर्म करो, उसके बाद मैं इसकी सब हेडिंग्स के थ्रू इस पूरे मेंस के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं इसको लिख देता हूं अलग से कि इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, लगभग सिमिलर ही है, डिस्कस पे मैं एम्फेसिस करूंगा। यहां पे डिस्कस करने के लिए बोल रहा है उन फैक्टर्स को जो रेस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, यानी कि यहां आ जाते हैं, डिस्कस करना है हमको। सर क्या डिस्कस करना है, फैक्टर्स जो बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी के बारे में।
नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो पहला जो मेरा पार्ट रहेगा या फिर जो पूरा क्वेश्चन है उसका 50% जो पार्ट है वो एम्फेसिस कर रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन के पीछे जो डाइवर्सिटी है उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये होगा पहला सेगमेंट। दूसरा जो है वो बात कर रहा है एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो भी रेन फॉरेस्ट रीजन्स हैं वहां पे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा इस चीज पे बात हो रही है। तो दूसरा जो है आपका वो बात कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दीज रीजन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ, या फिर इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। नेक्स्ट बात कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दीज रीजन्स। मेनली मेरा जो क्वेश्चन है वो इसके अराउंड है। ठीक है, अब पहला सेगमेंट ये था जहां पे बात कर रहा है फैक्टर्स की, नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी के पीछे, और दूसरा जो है वो कह रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस रीजन में। अब इन दोनों के लिए मुझे आपको मुझे कीवर्ड बताने, आप कीवर्ड बताइए फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आप कीवर्ड एक्सप्लेन करिए, मैं देख रहा हूं, फिर हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेशन में डाइवर्सिटी कैसे आती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेचुरल वेजिटेशन में डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है उसमें कितना एक्सटेंसिव वे में वो फैला हुआ है, क्या क्या चीजें उसके अंदर देखने को मिल रही हैं, किस टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज यहां पे देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं इसके पीछे की फैक्टर्स की बात करूं तो क्या एक फैक्टर ये नहीं हो सकता कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन सर वहां की डाइवर्सिटी को डिसाइड करेंगी। ये फैक्टर हो नहीं सकता क्लाइमेटिक कंडीशन? बिल्कुल हो सकता है सर। क्लाइमेटिक कंडीशन में फॉर एग्जांपल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो जो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर डाइवर्सिटी कम होगी। क्यों कम होगी सर? डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो सॉइल वहां की उतनी फर्टाइल नहीं है, दूसरा वहां पे रेनफॉल क्या है, कम है। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या हो गया सर, क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरा यहां पे जो मेरी हेडिंग बनेगी वो बनेगी जियोग्राफिकल एक्सटेंट। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कि भाई किस तरीके की ज्योग्राफी है उसके आसपास, कैसी टॉपोग्राफी है, हिल रीजन है, वैली रीजन है, प्लेट्यू रीजन है या प्लेन रीजन है। अगर हम इंडिया में बात करें जो हिल रीजन है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात करें जहां पे पूर्वांचल वगैरह हिल्स हैं, गारो खासी हिंसिया हिल्स हैं, वहां पे वेजिटेशन अलग तरीके का है, वहां पे डाइवर्सिटी अलग तरीके की है। अगर मैं हिमालयाज की बात करूंगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मैं लद्दाख में चला जाऊं, मैं ऊपर ट्रांस हिमालय की बात करूं, मैं ग्रेटर हिमालय की बात करूं, वहां पे अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंस क्या है, एक्सटेंट क्या है, ये भी सर एक फैक्टर है। किसके पीछे सर? किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी के पीछे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो यहां पे आ जाता है सर, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड सर, एल्टीट्यूड और हाइट में क्या डिफरेंस होता है? जब भी किसी हाइट को सी लेवल से मेजर किया जाएगा तो वो एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, और ये प्लेन है, तो अगर मैं प्लेन से जैसे जैसे हाइट पे जाऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, मुझे वेजिटेशन की डाइवर्सिटी में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है यहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा हो, यहां पे डाइवर्सिटी उससे कम हो, और यहां पे डाइवर्सिटी बिल्कुल कम हो। तो कहीं ना कहीं जो एल्टीट्यूड है वो नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन के पीछे की डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद और हमने पीछे क्या डिस्कस किया, और याद करने की कोशिश करोगे, और हमने क्या डिस्कस किया था सर? हमने डिस्कस किया था सॉइल के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट यहां पे आ जाएगा सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सॉइल में अगर मैं बात कर रहा हूं एलुवियल सॉइल की, तो सर यहां पे जो रिचनेस है वो ज्यादा होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। यहीं अगर मैं बात कर रहा हूं एरिड सॉइल की, या फिर मैं बात कर रहा हूं डेजर्ट सॉइल की, तो सर यहां पे जो रिचनेस है वो क्या होगी, कम होगी। तो क्या सॉइल एक फैक्टर नहीं है किसी भी पर्टिकुलर जगह की जो डाइवर्सिटी होगी नेचुरल वेजिटेशन की उसके पीछे? कि सर बिल्कुल वहां पे फैक्टर है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 फैक्टर दे दिए। इन 4 फैक्टर को एक्सप्लेन करते हुए आप एग्जांपल्स के साथ, अगर आपने जो 50% जो सेगमेंट था क्वेश्चन का उसको अगर आपने एड्रेस किया तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें साथ में बॉक्स वगैरह बना के और लिख दें कि हाँ यहाँ इसके यहाँ पे ये वेजिटेशन है, यहाँ पे इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी ज्यादा है, डेसिडियस की डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा है जितने भी वेजिटेशन है उससे, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक फॉर यू, जो फिगर यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे वो। तो ये मैंने जो फर्स्ट सेगमेंट है वो क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया अपने क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें पूछ रहा था कि नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी के पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मैं इन सब हेडिंग्स के साथ एग्जांपल और कुछ कीवर्ड के साथ इस पूरे सेगमेंट को कंक्लूड कर दूंगा। फिर आऊंगा मैं अगले सेगमेंट पे। अगला सेगमेंट क्या है सर? अगला सेगमेंट कह रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इस रीजन्स में, यानी कि जो भी ये नेचुरल वेजिटेशन के रीजन में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं उनके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है यहां पे होने की, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो उनका मेनली फोकस क्या होता है, किसी भी जगह उनका जो फोकस होता है मेनली वो होता है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, यही मेनली फोकस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। तो अब उसने कह दिया है कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का इस रीजन में क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर ये इस रीजन से मतलब क्या है, तो अगर आपको सिंपल ये भी पता है ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस क्या है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कर सकते हैं, जो उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं पूछ रहा हूं आपको बेसिक क्या सिग्निफिकेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, तो बेसिक सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना वो हैबिटेट प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट प्रोटेक्शन, वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पे कोई भी स्पीसीज जो है रहती है वो उसका हैबिटेट होता है, और उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में एक सबसे मेजर रोल प्ले करती है कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या हो गया सर, हैबिटेट प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीसीज है वो अगर हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल रही है तो उसका हैबिटेट जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो अगर ट्रॉपिकल रीजन में हमने कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी तो उससे क्या होगा, उसका जो ट्रॉपिकल रीजन में जो हैबिटेट होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। एग्जांपल एमपी में बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं और उन नेशनल पार्क से एसोसिएटेड क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क से कैसे एसोसिएटेड है, उनमें क्या नेचुरल वेजिटेशन है, उसके थ्रू आप विद एग्जांपल इसको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लिखने चला जाऊंगा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो क्लास थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक ब्रॉड माइंड मैप दे दे रहा हूं कि हाँ कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिवीजन करने के बाद एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से क्या करेंगे, लिखकर देखेंगे, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हैबिटेट प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि भाई हमने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर लिया, नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा सेकंड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि भाई किसी भी जगह पे प्लांट्स, एनिमल्स और वहां का जो नेचुरल टोपोग्राफी है उसमें कितनी रिचनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट जो है वो एक बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उसको कंजर्व करना क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजिकल बैलेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक कीवर्ड और यहां पे आ गया, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ये वर्ड दिमाग में कैसे आ रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, जब आपने एक बार थ्योरी को पढ़ रखा है, आपने बेसिक सोर्सेस को पढ़ रखा है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस की क्या लिख सकता है आसान भाषा में कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना जरूरी है, फ्लोरा एंड फौना को बचाना जरूरी है। ये पता क्या हो गया, ये आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर रहे हो। तो डोंट बीट अराउंड द बुश, आपको पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करना है। अगर मैंने एक बार लिख दिया ना टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस और आगे एग्जांपल दे दिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने अच्छे से जो है पढ़ा हुआ और सब्जेक्ट की इसके पास क्या है, कमांड है। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब वही वाटर फ्लो क्या है और वहां पे जो भी क्लाइमेट है उसको किस तरीके से मुझे बैलेंस करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर, ठीक है। आगे
आगे बात करें तो टूरिज्म, राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये क्या है, टूरिज्म के लिए भी, टूरिज्म में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इनका इकोनॉमिकल एंगल जो है वो टूरिज्म भी हो जाएगा, उससे एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे रिसर्च कैसी होगी, वहां का डेवलपमेंट वगैरह कैसा होगा, इन चीजों पे भी बात होती है। तो ये सब क्या है, ये सब मेनली इंपॉर्टेंस है या फिर सिग्निफिकेंस है किसी भी जगह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, जो हम आज की क्लास में हमने इस क्वेश्चन के थ्रू जो है समझा है। अब अगर आपको ये कीवर्ड दिमाग में है, आपको फैक्चुअल नॉलेज के पीछे अगर कुछ एग्जांपल्स याद हैं, आपको रीजंस याद हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, आपको बेस्ट आंसर नहीं लिखना, आपको जो और लोग लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा लिखना है। अगर आप बेस्ट के पीछे चले गए ना कि मुझे सबसे बेस्ट आंसर लिखना है, तो याद रखना कि आपको 150 वर्ड्स में लिखने के लिए 7 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, यहां मैं बता दूंगा आपको, 150 वर्ड्स का जो आंसर होगा, ठीक है, उसके लिए आपको 7 मिनट्स मिलेंगे, और 250 वर्ड्स जो है अप्रोक्स 11 मिनट्स मिलेंगे। अब अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन जो भी पीछे डिस्कस किया है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 7 मिनट्स में या 11 मिनट्स में लिखना है, तो आपके पास स्कोप नहीं होगा बहुत कुछ चीजों को करने का। तो इसीलिए कंटेंट हंटिंग के पीछे मत भागना है कि सर मैं बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ लूं, ये चीजें भी पढ़ लूं, वो चीजें भी पढ़ लूं, क्योंकि 7 मिनट में लिमिटेड चीजें ही लिख पाओगे, और वहां पे जितना सटीक लिखोगे ना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। 150 वर्ड्स में यहां पे वो कॉलेज वाले एग्जाम नहीं कि बस वर्ड लिमिट को फिल करना है, एक अप्रोच के साथ, प्रॉपर डायग्राम के साथ, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कीवर्ड्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स, एग्जांपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मेजर यहां पे हमने सब हेडिंग्स को डिस्कस किया है, वो इसके थ्रू अगर आपका आंसर आएगा सामने, तो आप वो थोड़ा अपीलिंग लगेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। नेचुरल वेजिटेशन जो टॉपिक है वो हमारा 50% आज की क्लास में हो गया, 40% लगभग, बाकी का 50 to 60% हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड कर लेंगे। जो मेन 3 टाइप ऑफ वेजिटेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और डेसिडुअस, उनके जो हेडिंग्स हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इनको रिवाइज करके आना, और जो क्वेश्चंस बीच बीच में डिस्कस किए एक बार उन क्वेश्चन को फिर से देखना कि वहां पे क्या एग्जांपल यूज किए हैं, क्या चीजों को यूज किया है। और लास्ट में ये मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, इसको खुद से 150 वर्ड लिमिट में लिख के लाना। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा और इन चीजों को फिर हम आगे जो प्रोसीड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हाँ, आपको नेचुरल वेजिटेशन थोड़ा अलग तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं, यू कैन रीच मी आउट। उसके बाद अगर फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड या ओवरऑल जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किए उससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, थैंक यू।